कल हम लोगों ने साइंस क्लास नाइन्थ चैप्टर नंबर 15 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज यहाँ तक पढ़ लिया था। मैन्योर और फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ा था कल हमने कि मैन्योर क्या होता है, फर्टिलाइजर क्या होता है। तो मैन्योर तो वो होता है जो ऑर्गेनिकली मेड, जो एक तरह से खाद होता है, उसको बोलते हैं, जो घर पे बनाया हो गया हो, फार्म पे बनाया गया हो। ठीक है। और फर्टिलाइजर होता है जो कॉमर्शियल पर्पस के लिए जो बनाया जाता है, मतलब जो केमिकल्स का यूज करके बनाया जाता है। अब आज हम पढ़ेंगे इरिगेशन। इरिगेशन को हिंदी में बोलते हैं सिंचाई। सिंचाई का मतलब होता है जैसे हम जो फसल लगाते हैं उसमें पानी देना। ठीक है, सिंपल सा मतलब इसका ये होता है। मोस्ट एग्रीकल्चर इन इंडिया इज रेन फेड। ज्यादातर जो एग्रीकल्चर है, खेती है इंडिया में, वो बारिश से एक तरह से सिंचाई होती है उसके अंदर। ठीक है ना। मतलब लोग बारिश पे डिपेंडेंट होते हैं, ज्यादातर लोग काफी लोगों का खुद का भी होता है, बट बारिश पे डिपेंड होते हैं कि बारिश होगी इस टाइम तो हम फसल लगा देंगे, मतलब बीज बो देते हैं, इस टाइम बीज बो देते हैं। That is, the success of crop in most areas is dependent on timely monsoon and sufficient rainfall spread through most of the growing season. तो ज्यादातर जो क्रॉप की जो सक्सेस है, कि जो हमने फसल लगाई है वो बढ़िया होगी या बेकार होगी। अगर बारिश होगी तो अच्छी हो जाएगी फसल, बारिश नहीं हुई तो पानी की वजह से, पानी की कमी की वजह से फसल अच्छी नहीं हो पाएगी। तो द सक्सेस ऑफ क्रॉप्स इन मोस्ट एरियाज, तो ज्यादातर एरिया में, ज्यादातर जगह में जो फसलें होती हैं उनकी सक्सेस किस पे डिपेंड करती है? टाइमली मॉनसून पे। कि अगर टाइम से बारिश हो गई, मॉनसून आ गया, बारिश आ गई, तो क्रॉप बढ़िया हो जाएगी, नहीं तो फिर पानी की कमी से वो अच्छी तरह नहीं ग्रो कर पाएगी। And sufficient rainfall spread through most of the growing season. Hence, poor monsoon cause crop failure. तो अगर मॉनसून पुअर है, मतलब हल्की बूंदाबांदी हुई, ठीक से बारिश ही नहीं हुई, तो फिर क्रॉप फेलियर हो जाएगा, मतलब जो फसल हमने लगाई है वो बर्बाद हो जाएगी एक तरह से। Ensuring that the crops get water at the right stages during their growing season can increase the expected yields of any crop. तो क्या बोला है? इंश्योर करना। इंश्योर का मतलब होता है पक्का करना। इंश्योरिंग दैट द क्रॉप्स गेट वाटर एट द राइट स्टेज, मतलब ये पक्का करना कि जो फसलें हैं उनको पानी सही समय पे मिल रहा हो, जिस समय उनको पानी चाहिए उस समय उन्हें पानी मिले। ड्यूरिंग देयर ग्रोइंग सीजन कैन इंक्रीज द एक्सपेक्टेड यील्ड ऑफ एनी क्रॉप। अगर उनको पानी राइट स्टेज पे मिल रहा है फसलों को, जैसे जैसे वो बढ़ रही हैं और वैसे वैसे जब उनको पानी की जरूरत है तब तक उनको पानी मिल रहा है, तो जो फसल है उसका उत्पादन, उसकी जो पैदावार है, यील्ड मतलब पैदावार, तो उसकी पैदावार है वो अच्छी हो सकती है। ठीक है ना, वो अच्छी ही होगी अगर टाइम से पानी मिल रहा है तो फसल को। Therefore, many measures are used to bring more and more agricultural land under irrigation. तो बहुत सारी चीजें भी की जा रही है कि अगर बारिश टाइम पे नहीं हुई तो फिर क्या करें, तो मतलब सबको जो खेत है वहां पे सबको पानी मिल सके, तो इसके लिए कई सारी मतलब योजनाएं चलाई जा रही है सरकार के द्वारा भी। और तो many measures are used to bring more and more agricultural land under irrigation, ताकि ज्यादा से ज्यादा लैंड इरिगेशन के अंडर आ जाए, मतलब उसमें सिंचाई हो पाए ठीक से और ठीक से फसल लग पाए। मोर टू नो, चलो इसको पढ़ लेते हैं फटाफट। ड्रॉट्स अकर बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी और इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन। सूखा क्यों पड़ता है? ड्रॉट का मतलब होता है सूखा। सूखा किस लिए पड़ता है? क्योंकि स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी। तो इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन, रेन या तो कम बारिश हुई है, ठीक है, या फिर इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, कहीं पे ज्यादा हो गई कहीं पे कम हो गई, ऐसे। ठीक है, इस वजह से सूखा पड़ जाता है। ड्रॉट poses a threat to rain fed farming areas। तो अगर सूखा पड़ जाएगा तो जहाँ वो फार्मिंग एरियाज जो बारिश पे डिपेंडेंट हैं, जो फार्मर्स और जो फार्मिंग एरियाज बारिश पे डिपेंडेंट हैं, तो उनके लिए तो एक तरह से थ्रेट है, मतलब धमकी समझ लो, उनके लिए एक तरह से मतलब नुकसान है।
where farmers do not use irrigation for crop production and depend on only on rain. मतलब जहाँ पे फार्मर इरिगेशन का यूज नहीं करते, सिंचाई का यूज नहीं करते, मतलब वो लोग पानी नहीं दे सकते होंगे, उनके पास पानी नहीं होगा, वो गरीब होंगे, तो क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए वो सिंचाई इरिगेशन का यूज नहीं करते हैं। दे डिपेंड ओनली ऑन रेन, वो सिर्फ रेन पे डिपेंड है कि बारिश हो जाएगी तो हमारी फसल अच्छी हो जाएगी, और बारिश नहीं हुई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लाइट सॉइल्स हैव लेस वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। जो कुछ सॉइल होती है, कुछ मिट्टी होती है, उसमें जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है, मतलब वाटर को रोकने की, वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी, वो कम होती है। इन एरियाज विद लाइट सॉइल्स क्रॉप्स गेट एडवर्सली अफेक्टेड बाय ड्रॉट कंडीशन। तो जहाँ पे लाइट सॉइल होती है, जहाँ पे इस तरह की मिट्टी होती है, वो मिट्टी, कुछ मिट्टी होती है ना जो पानी को रोक नहीं पाती, पानी मतलब उनमें से बह के निकल जाता है, मिट्टी को भी साथ ले जाता है। ठीक है, कुछ मिट्टी होती है जो पानी को रोक लेती है, जैसे क्लेली सॉइल होती है तो उसमें पानी कैसे भरा रहता है, मडी सॉइल, क्लेली सॉइल, दलदली मिट्टी जो होती है ना, वो पानी को पकड़ के रखती है ना, रोक के रखती है। कुछ मिट्टी होती है जो हल्की मिट्टी होती है ना, एकदम हल्की मिट्टी, तो वो पानी के साथ ही बह जाती है, वो पानी को नहीं रोक पाती हो। तो ऐसे में क्या होता है, जिन एरियाज में लाइट सॉइल होगी, वहां पे जो क्रॉप है गेट एडवर्सली अफेक्टेड, तो वहां की जो फसलें हैं वो बहुत ही बुरी तरीके से उन पे प्रभाव पड़ता है, किसका, ड्रॉट का, मतलब सूखे का, बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है उनके ऊपर। साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड सम क्रॉप वेराइटीज विच कैन टॉलरेट ड्रॉट कंडीशन। तो साइंटिस्ट ने कुछ क्रॉप वेराइटीज डेवलप करी है जो कि ड्रॉट कंडीशन को भी टॉलरेट कर लेंगे, सहन कर लेंगे, तो मतलब इस तरह की कुछ क्रॉप वेराइटीज उन्होंने डेवलप की। इंडिया हैज अ वाइड वैरायटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड अ हाईली वेरिड क्लाइमेट। जो इंडिया है, इसमें वाइड वैरायटी ऑफ वाटर रिसोर्स है। वाटर रिसोर्स मतलब जहां से हमें पानी मिलता है, जैसे सी हो गया, समुद्र हो गया, रेन हो गए, बारिश हो गई, पॉन्ड हो गया, रिवर्स हो गई, ठीक है ना, बहुत सारे वाटर रिसोर्सेज हैं। एंड हाईली वेरिड क्लाइमेट, क्लाइमेट भी बहुत, मतलब अलग अलग क्लाइमेट है अपने इंडिया के अंदर, कहीं पे गर्मी, कहीं सर्दी, कहीं बारिश, इस तरह का। Under such conditions, several different kind of irrigation system are adopted to supply water to agricultural lands depending on the kind of water resources available. तो ऐसी सिचुएशन में सेवरल डिफरेंट काइंड ऑफ इरिगेशन सिस्टम, मतलब अलग अलग प्रकार के सिंचाई सिस्टम अडॉप्ट किए गए हैं, अपनाए गए हैं, सप्लाई वाटर, पानी देने के लिए, किसको, एग्रीकल्चरल लैंड को, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल। ठीक है, तो जिस जैसे वाटर रिसोर्सेज पे ये लोग डिपेंडेंट है, उसी तरीके के इरिगेशन सिस्टम बना दिए वहां पे। जैसे कोई आसपास नदी है, तो आसपास के खेतों के लिए क्या बना दिया, नदी से नहर निकाल के कि तुम यहाँ से सिंचाई कर लो। तो जिसके पास जैसा वाटर रिसोर्स है ना, उस हिसाब से इन्होंने इरिगेशन सिस्टम बना दिए। These include wells, canals, rivers and tanks। देखो इस तरह की चीजें बना दी, कुएं बना दिए, जैसे किसी के आसपास नदी है ही नहीं, नदी नहर कुछ भी नहीं है, तो वहां कुएं बना दिए ताकि वो कुओं से अपनी खेतों की सिंचाई कर सके। कैनाल्स बना दी, रिवर्स बना दी, कैनाल्स का मतलब होता है नहर है, रिवर नदियां, ठीक है। टैंक्स मतलब वही तालाब एक तरह से। तो इसको यहाँ से भी लिख रहे हैं। कैनाल का मतलब होता है नहर, सिंचाई या यातायात के लिए बनाई गई नहर। नहर क्या होती है, जैसे नदी के उससे ही एक वो ले लेते हैं, अ डीप कट दैट इज मेड थ्रू लैंड सो दैट बोट्स और शिप्स कैन ट्रेवल अलोंग इट और सो दैट वाटर कैन फ्लो टू एन एरिया वेयर इट इज नीडेड। ठीक है, यही वाला है इसमें, एक डीप कट कर देते हैं मिट्टी के अंदर, जमीन में। एक डीप कट मतलब एक तरह से वो जो होते हैं ना, अपन वो बनाते हैं, नाली जैसे होती है, नाली जैसे बना देते हैं, डीप कट कर देते हैं, और उसमें, ताकि नदी का पानी मतलब डायरेक्ट कर सके किसी पर्टिकुलर एरिया की तरफ। ठीक है, जहां पे भी उस पानी की जरूरत है वहां पे।
वन ऑफ द ट्यूब्स इन द बॉडी थ्रू विच फूड एयर एक्सेट्रा पासिंग। ठीक है, तो ये लिख लेना यहाँ से। तो ये सारी चीजें मतलब एक तरह से बनाई गई हैं, मतलब वेरिड क्लाइमेट को देखते हुए, और ठीक है ना, ये सब देखते हुए और ये सारी चीजें बनाई गई हैं ताकि जो भी खेत हैं वहां पे पानी मिल सके फसलों को। वेल्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेल। कुएं दो प्रकार के कुएं होते हैं, नेमली डग वेल्स एंड ट्यूब वेल्स। एक तो हम कुआं खोद दिया, ठीक है, और उसमें बाल्टी से अपन पानी निकाल रहे हैं, कैसे भी पानी निकाल रहे हैं। एक होते हैं ट्यूब वेल्स। इन अ डग वेल में क्या होता है, वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम वाटर बियरिंग स्ट्राटा। तो ये लिख लो यहाँ से। स्ट्राटम का मतलब होता है जमीन आदि की परत या परतें, चट्टान, अ लेयर और सेट ऑफ लेयर्स ऑफ रॉक अर्थ एटसेट्रा इन द ग्राउंड। एक मिनट, क्या था वहां पर, स्ट्राटा को। A layer or set of layers of rocks, earth, etc. in the ground. ग्राउंड के अंदर स्ट्राटम को ही, इसी का प्लूरल होता है ये स्ट्राटा। ये देखो, स्ट्राटम, और इसको प्लूरल अगर हम प्लूरल सेंस में यूज करें, मतलब एक से ज्यादा है, तो उसको बोलते हैं स्ट्राटा। तो इसका क्या मतलब होता है, लेयर और सेट ऑफ लेयर्स ऑफ रॉक और अर्थ एटसेट्रा इन द ग्राउंड। ग्राउंड में मतलब अर्थ की लेयर, उसको बोलते हैं स्ट्राटा। तो इसने क्या बोला है कि इन अ डग वेल में क्या होता है, वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम वाटर बियरिंग स्ट्राटा। मतलब जहां पे भी कुआं खोद देते हैं, अपन देखते हैं ना कि यहाँ पे पानी है तो वहां कुआं खोद देते हैं और बस वहां से हम पानी निकालते रहते हैं। ट्यूब वेल्स कैन टैप वाटर फ्रॉम द डीपर स्ट्राटा। फ्रॉम दीज वेल्स वाटर इज लिफ्टेड बाय पंप्स फॉर इरिगेशन। ट्यूब वेल में क्या होता है, हम बहुत ही नीचे तक खोदते हैं। ट्यूब वेल्स ऐसे होते हैं, बहुत नीचे जमीन को खोदा जाता है और उसमें पंप के थ्रू पानी नीचे से ऊपर आता है। ठीक है, डग वेल में तो अपन जो नॉर्मल कुएं होते हैं ना, अपन मतलब बाल्टी डाली और पानी निकाल लिया उसमें से, दिखता ही रहता है अपन को पानी। लेकिन ट्यूब वेल्स में पानी बहुत ही नीचे होता है और वहां से उसको वो क्या बोलते हैं, पंप के थ्रू पानी को निकाला जाता है। ठीक है, तो इसको यहाँ से भी लिख लो तुम। नलकूप, किनारे पर छिद्र वाला पाइप जिसे जमीन के भीतर गहराई में रखा जाता है तथा हस्तचालित पंप की सहायता से पानी खींचा जाता है। अ पाइप विद होल्स नियर द एंड एंड that is put deep into the ground to bring up water from under the ground using pump operated by hand। ठीक है, तो वेल्स दो तरह के हो गए। अब आगे देखो, कैनाल्स। कैनाल्स मतलब होती है नहरें। दिस इज यूजुअली एन elaborate and extensive irrigation system। इन दिस मतलब ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। एक्सटेंसिव मतलब होता है गहन, मतलब एक तरह से बहुत ज्यादा यूज किया जाने वाला सिस्टम है। इन दिस सिस्टम कैनाल्स रिसीव वाटर फ्रॉम वन एंड मोर रिजर्वर्स और फ्रॉम रिवर्स। जो कैनाल होते हैं, जैसे अगर किसी के खेत के आसपास नदियां हैं, ठीक है, तो वो नदियों से रोज रोज पानी अपने खेतों तक ला नहीं सकता ना, इतना इतना पानी। तो वहां से वो नहरें बना दी जाती है नदी से, और उस एरिया की तरफ मतलब गड्ढा सा खोद दिया जाता है, वहां से पानी बहता 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 उनके खेतों की तरफ आ जाता है पानी। ठीक है, तो ऐसे कैनाल इस तरह से बनाई जाती है। द मेन कैनाल इज डिवाइडेड इनटू ब्रांच कैनाल्स हैविंग फर्दर डिस्ट्रीब्यूटरीज टू इरिगेट फील्ड। तो जो मेन कैनाल बना दी, जैसे एक इंदिरा गांधी नहर बना रखी है, तो एक मेन कैनाल बना दी और उसमें से और अदर कैनाल्स को भी, जैसे इस तरीके से ये एक, यहाँ से एक नहर बना दी। ये नदी थी, इसमें बहुत सारा पानी था, यहाँ पे नदी है सपोज, यहाँ से नहर बना दी। फिर यहाँ से इधर भी बना दी ताकि इन लोगों को भी पानी मिल जाए। इधर बना दी ताकि उस तरफ के लोगों को भी पानी मिल जाए। तो ये नहर जितनी लंबी जा रही है ना, ऐसे बीच बीच में जहां जहां पानी की जरूरत है, वहां वहां से डिस्ट्रीब्यूटरीज इनको बोला जाता है। ठीक है,
वहां से मतलब और ब्रांचेस बना दिया, डिवाइडेड इनटू ब्रांच कैनाल्स हैविंग फर्दर डिस्ट्रीब्यूटरीज टू इरिगेट फील्ड। और इस तरह से सारे जो खेत हैं आसपास के उन सबको पानी मिल जाएगा ना इस नदी से। तो ऐसे किया जाता है। ये हो गया कैनाल का। अब है रिवर। रिवर लिफ्ट सिस्टम। In areas where canal flow in insufficient or irregular due to inadequate reservoir release, the lift system is more rational. Water is directly drawn from the river for supplementing irrigation in areas close to the river. तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे सपोज कैनाल बना दी लेकिन पानी ही कम है, इनसफिशिएंट वाटर है, या फिर कभी कभी तो पानी मिल जाता है, कभी पानी नहीं मिल पाता। तो ऐसे थोड़ी चलेगा, वो तो रेगुलर पानी मिलना चाहिए ना खेतों, उनको फसलों को। तो अपर्याप्त मतलब रिजर्वर से जो पानी है वो रिलीज ही नहीं हो पाया, ठीक है। तो और कम पानी आया, अगर इस तरह की कोई समस्या होती है तो डायरेक्ट क्या करते हैं, डायरेक्ट रिवर से ही मतलब उसको सिंचाई की जाती है रिवर के थ्रू। वाटर इज डायरेक्टली ड्रॉन फ्रॉम द रिवर्स फॉर सप्लीमेंटिंग इरिगेशन इन एरियाज। तो रिवर लिफ्ट सिस्टम, यहाँ डायरेक्ट रिवर से पानी उठाया जाता है, और जो भी आसपास के एरियाज हैं, नदी के आसपास के जो भी इलाके हैं, वहां पे इरिगेशन का वो कंप्लीट करवाया जाता है, मतलब सिंचाई पूरी की जाती है। टैंक्स, दीज आर स्मॉल स्टोरेज रिजर्वर्स विच इंटर रिजर्वर होते हैं जहाँ पे पानी को रिजर्व करके रखते हैं ना, इकट्ठा कर। A large lake where water is stored to be used by particular area, city, etc. बड़ा जलाशय जिसमें विशेष क्षेत्र, नगर आदि के लिए जल संचित हो। ठीक है, मतलब बहुत बड़ा जलाशय। रिजर्वर एक तरह का मतलब वो वाटर होल्डिंग के लिए ही इसको मतलब बोला जाता है। ठीक है, एक लार्ज लेक होती है जहाँ पे पानी को स्टोर करके रखा जाता है, ताकि इसको हम यूज कर सकें बाद में। ठीक है, तो यहाँ से लिख लिया करो मीनिंग्स। अब देखो, टैंक क्या है। दीज आर स्मॉल स्टोरेज रिजर्वर, ये भी स्मॉल स्टोरेज मतलब छोटे अमाउंट में पानी को रखते हैं, ये कम पानी रखते हैं। विच इंटरसेप्ट एंड स्टोर द रन ऑफ स्मॉलर कैचमेंट एरियाज, ये छोटे छोटे एरियाज को चलाने के लिए। ठीक है ना, ये जो टैंक्स हो गए, रिजर्वर हो गए, तो ये छोटे मोटे जो एरियाज होते हैं वहां पे इनके थ्रू सिंचाई की जाती है, पानी दिया जाता है। ये भी लिख लो, चलो एक और भी लिख लो खुशी। इंटरसेप्ट का मतलब होता है टू स्टॉप और कैच somebody something that is moving from one place to another। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते व्यक्ति या वस्तु को अवरुद्ध करना या उसको पकड़ लेना। ठीक है, डिटेक्टिव इंटरसेप्टेड हिम एट द एयरपोर्ट, मतलब किसी को कैच कर लेना या किसी को रोक लेना जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो उसको। तो these are small storage reservoir which intercept and store the runoff of smaller catchment areas। तो ये स्टोर करके रख लेते हैं मतलब। Fresh initiatives for increasing the water available for agriculture include rainwater harvesting and watershed management। तो क्या बोला इसने, फ्रेश इनिशिएटिव। अभी क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, इनिशिएटिव होते हैं मतलब जो कुछ किसी चीज के लिए कोई इनिशिएटिव ले लेना कि ऐसा करना है। ठीक है, ये हाँ से लिख लो इसको। वाटर शेड मैनेजमेंट। यहाँ से लिख लो ये मीनिंग।
इनिशिएटिव मतलब किसी चीज के लिए पहल करना, ठीक है। जैसे ऑफिशियल एक्शन दैट इज टेकन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और इम्प्रूव अ सिचुएशन, किसी स्थिति को सुधारने के लिए, मतलब किसी चीज के लिए पहल करना, इनिशिएटिव लेना। समस्या के समाधान या स्थिति में सुधार के लिए की गई आधिकारिक कार्रवाई या पहल। ठीक है, कोई भी समस्या का समाधान करने के लिए कोई पहल शुरू करना कि हाँ ऐसा करना चाहिए, तो उसको बोलते हैं इनिशिएटिव। ठीक है, ये लिख लेना बस यहाँ पे, पहल पहल लिख लेना। तो फ्रेश इनिशिएटिव, अभी फ्रेश क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं? फॉर इंक्रीजिंग द वाटर अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर, मतलब खेती के लिए जो पानी है उसको मतलब बढ़ाना। ठीक है, कैसे बढ़ा सकते हैं? इंक्लूड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत सुना होगा। ठीक है, प्रोजेक्ट्स भी बनवाते हैं स्कूल में बच्चों से। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है कि जो बारिश का पानी है उसको हार्वेस्ट कर लो, उसको इकट्ठा कर लो बारिश के पानी को, और ताकि वो बाद में हम उसका यूज कर सकें। एंड वाटर शेड मैनेजमेंट, ठीक है, वाटर, ये इसमें भी यही है, मतलब एक तरह से पानी को इकट्ठा करके रखना। दिस इन्वॉल्व्स बिल्डिंग स्मॉल चेक डैम्स विच lead to an increase in groundwater levels. The check dams stop the rainwater from flowing away and also reduce soil erosion. जो ये चेक डैम से ये बनाए गए हैं, ठीक है, ये किस लिए बनाए गए हैं? ताकि ये रेन वाटर को बहने से रोक सकें, और जो रेन वाटर अपने साथ सॉइल को भी बहा के ले जाता है ना, उसको भी रोक सकें। तो चेक डैम्स बनाए गए हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब बारिश के पानी को इकट्ठा करना, ये सारी चीजें बनाई गई हैं। अब देखो, नेक्स्ट टॉपिक है अपना क्रॉपिंग पैटर्न्स। अब जो क्रॉपिंग पैटर्न्स में जो भी अपन ने पढ़े थे ना सारे, मिक्स्ड और इंटर क्रॉपिंग, वो सब आ जाएगा इसके अंदर। ये देखो, इंटर क्रॉपिंग, ये सब आ जाएगा इसमें, क्या क्या होता है, ठीक है ना। तो ये पढ़ लेते हैं अपन। क्रॉपिंग पैटर्न मतलब फसल उगाने के एक तरह से तरीके, ठीक है। Different ways of growing crops can be used to give maximum benefit. अलग अलग तरीके से क्रॉप्स को मतलब फसलों को उगाना हमें मैक्सिमम प्रॉफिट दे सकता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मतलब लाभ दे सकता है। ठीक है, अलग अलग तरीके से फसलों को ग्रो करना, उगाना। अब अलग अलग तरीके कौन कौन से हैं? देखो, मिक्स्ड क्रॉपिंग, अपन ने तीन क्रॉपिंग के नाम पढ़े थे शुरू से ही, मिक्स्ड, इंटर क्रॉपिंग और एक और था। ठीक है, तो मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या है? मिक्स्ड क्रॉपिंग इज ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। मिक्स्ड क्रॉपिंग का जैसे इसका नाम ही देख लो, मिक्स्ड है। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा फसलें उगाना एक ही समय पे, साइमल्टेनियसली मतलब होता है एक ही टाइम पे। तो एक ही समय पे दो दो या दो से ज्यादा फसलें लगाना ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, इसको टिक कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिक्स्ड क्रॉपिंग, व्हाट इज मिक्स्ड क्रॉपिंग, ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन। इस क्रॉपिंग एक ही फील्ड में ओ हाँ, एक ही फील्ड में दो या दो से ज्यादा मोर फसलें। क्रॉप्स। हाँ, टू और मोर क्रॉप्स, एक ही फील्ड में, एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलें लगाना, उसको बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। एक ही टाइम पे हम, जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल हम लगा रहे हैं वीट, गेहूं की फसल, गेहूं भी लगा दिया हमने हमारी जमीन पे, और ग्राम मतलब चने, चने भी लगा दिए, गेहूं और चने दो चीजें लगा दी, दो फसल हमने लगा दी, ठीक है, एक ही समय पे। या फिर किसी किसी दूसरे ने लगा लिया गेहूं और मस्टर्ड, सरसों, गेहूं भी लगा दी, आधे खेत में गेहूं लगा दी, आधे खेत में सरसों लगा दी। या किसी ने लगा दिया ग्राउंड नट और सनफ्लावर, ये दो लगा दिए, ठीक है। This reduces risk and gives some insurance against failure of one of the crop. तो ये क्या, इससे क्या है, रिस्क कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाना मतलब कम हो जाना, रिस्क कम हो जाती है। और हमें एक तरह से गिव सम इंश्योरेंस अगेंस्ट फेलियर ऑफ, अगर एक फसल बर्बाद हो गई तो चलो दूसरी तो बच जाएगी कम से कम, ठीक है, ऐसा हो जाता है। तो ऐसे दो तरह की फसलें
लगा लेना, इसको कहते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब दूसरा हमने पढ़ा था इंटर क्रॉप। अब इंटर क्रॉपिंग क्या होता है देखो, intercropping is growing two or more crops simultaneously on the same field in a definite pattern। एक डेफिनेट पैटर्न में, जैसे इसमें डायग्राम में दिखा रखा है नीचे देखो, दो या दो से ज्यादा फसलें लगाना सेम फील्ड पे किसी डेफिनेट पैटर्न में, मतलब ऐसे दो क्यारी में ये लगा दी, वो भी लगा दी, फिर दो क्यारी के अंदर ये लगा दी, जो भी है ये लगा दिया, फिर दो क्यारी में वापस गोभी, फिर वापस दो क्यारी में ये, फिर वापस दो क्यारी में गोभी, मतलब एक डेफिनेट पैटर्न है। देखो कुछ ना कुछ इसमें पैटर्न होता है। यहाँ पे तो क्या है, जो मिक्स्ड क्रॉपिंग थी ना, यहाँ पे जैसे आधे खेत में इधर ये लगा लिया, आधे इधर, ऐसे इस तरीके से मिक्स्ड ये लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे चना और बीट। और इंटर क्रॉपिंग के अंदर क्या हो जाता है, इसमें भी वही चीज है, दो या दो से ज्यादा फसलें लगाना एक ही समय पे एक ही खेत में, लेकिन किसी डेफिनेट पैटर्न के अंदर, कि दो क्यारी में ये, दो क्यारी में दूसरी चीज, फिर दो क्यारी में दूसरी, ऐसे। A few rows of one crop alternate with a few rows of a second crop। तो ये होता है इसके अंदर इंटर क्रॉपिंग में, इस तरीके से होता है। दो रो मतलब अपन, मतलब क्यारी बोला जाता है इनको लोकल लैंग्वेज में। तो सपोज हमने दो रो इसकी लगाई, फिर दो रो दूसरे की लगा दी, फिर दो रो वापस इसी की लगा दी, ऐसे। तो अ फ्यू रोज, कुछ कितनी भी हो सकती है, एक दो जितनी भी आपको लगानी है। फ्यू रोज ऑफ वन क्रॉप, एक फसल की कुछ रोज, तो एक फसल की, फिर ऑल्टरनेट विद फ्यू रोज ऑफ अ सेकेंड क्रॉप, फिर दूसरी क्रॉप, दूसरी फसल की। ठीक है, दो रो एक फसल की, फिर दो रो दूसरी फसल की, फिर दो रो वापस इसी फसल की, ऐसे। एग्जाम्पल जैसे एक सोयाबीन लगा दिया और मक्का लगा दिया। फिंगर मिलेट मतलब बाजरा होता है, काउपी मतलब हिल हो गया, ये दोनों लगा दिया। ठीक है, तो द क्रॉप्स आर सेलेक्टेड सच दैट देयर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट आर डिफरेंट। तो इन क्रॉप्स को कैसे सेलेक्ट किया जाता है, इस तरीके से इनको सेलेक्ट किया जाता है कि इनकी जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग हो। जैसे एक फसल हो जिसको ज्यादा चाहिए, कुछ हो जिसको बहुत ही कम चाहिए, नामात्र। तो दिस ensures maximum utilization of the nutrients supplied and also prevents pest and disease from spreading to all the plants belonging to one crop in a field। तो इससे क्या फायदा होता है, इस ये हमें क्या इंश्योर करता है, क्या पक्का कर देता है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा उनका मतलब यूटिलाइजेशन हो रहा है, उनका यूज हो रहा है। एंड ऑल्सो प्रिवेंट, और जो पेस्ट है, कीड़े मकोड़े या डिजीज है, उसको भी रोका जा रहा है। क्योंकि एक ही फसल पे लग जाएंगे सारे कीड़े, तो मतलब हमने तो अलग अलग लगाई है ना, तो इस तरह से हम इसको भी प्रिवेंट कर पा रहे हैं। तो दिस वे बोथ क्रॉप्स कैन गिव बेटर रिटर्न्स। तो इस तरीके से दोनों जो फसलें हैं वो अच्छा रिटर्न हमें देंगी। ये होता है इंटर क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग भी वही है सेम, बट इसमें बस ये आ जाता है किसी डेफिनेट पैटर्न के अंदर। ये देखो एक पैटर्न हो गया ना, किसी डेफिनेट पैटर्न में लगा देना। और मिक्स्ड में ये कैसे भी लगा सकते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग इज, ठीक है, सेम पीस लैंड पे साइमल्टेनियसली कैसे भी लगा दो उसमें। ठीक है, तो ये है। अब आ गया यहाँ पे क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, मतलब क्रॉप को प्रोटेक्ट करना, बचाना। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, ठीक है, तो क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट में फसलों को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, फील्ड क्रॉप्स आर इन्फेस्टेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ वीड्स, इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज। कभी लिखो यहाँ से, इन्फेस्टेड का मतलब लिख लो यहाँ से।
Infested मतलब used about a place with large numbers of unpleasant animals or insects in it. इन्फेस्टेड का मतलब होता है एक ऐसी जगह है जहां पे लार्ज नंबर ऑफ अनप्लीजेंट एनिमल्स, मतलब जो फसलों को जो खराब करते हैं ना एनिमल्स, वो रहते हो या तो, या फिर इंसेक्ट रहते हो। ठीक है, तो उस जगह के लिए हम इन्फेस्टेड, स्थान जहां बड़ी संख्या में गंदे प्राणी या कीड़े जमा हो गए हो, कीट आदि से ग्रस्त जो एरिया होता है उसके लिए इन्फेस्टेड का यूज किया जाता है। द वेयर हाउस वॉज इन्फेस्टेड विद रैट्स, जैसे चूहे फसलों को खराब कर देते हैं, और रोज होते हैं वो खराब कर देते हैं फसलों को, और भी कई सारे जानवर होते हैं जो फसलों को खराब कर देते हैं, या फिर कीट, जो मतलब कीड़े इंसेक्ट्स भी उड़ उड़ के जो आते हैं ना, वो खराब कर देते हैं फसलों को। तो इन्फेस्टेड क्या हो गया, मतलब वो जगह जहां पर, वह स्थान जहां पे बड़ी संख्या में ये सारे अनप्लीजेंट एनिमल्स या फिर इंसेक्ट्स पाए जाते हो। Field crops are infested by large number of weeds, insect pest and disease. अगर जो फील्ड क्रॉप है जहाँ पे फसलें लगा रखी हैं जिस फील्ड में, अगर वहां पे लार्ज नंबर ऑफ वीड्स, मतलब हो गई अपनी जो ये होती है घास होती है, जो फालतू की जो एक्स्ट्रा घास लग जाती है, के लिए बोला जाता है। हाँ से भी लिखते हैं उसको। देखो ये लिख लो, अ वाइल्ड प्लांट दैट इज नॉट वांटेड इन अ गार्डन बिकॉज इट प्रिवेंट्स अदर प्लांट्स फ्रॉम ग्रोइंग प्रॉपरली। फीड हो गया मतलब ये अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जो जैसे हमने गेहूं लगाया उसमें बीच बीच में अनवांटेड प्लांट्स लग जाते हैं, और फिर वो न्यूट्रिएंट्स के लिए कॉम्पीट करते हैं, किससे, हमारे जो गेहूं का प्लांट है उनसे। ठीक है, तो फिर हम अगर ये वीड से फिर न्यूट्रिएंट्स यूज कर लेंगे तो फिर उनको उनको कमी पड़ जाएगी ना, इसलिए ये इन वीड्स को हटाने के लिए भी वो छिड़की जाती है, दवाई छिड़की जाती है। अ वाइल्ड प्लांट दैट इज नॉट वांटेड इन अ गार्डन, बगीचे में उग आने वाला एक हानिकारक जंगली पौधा, मतलब इस पौधे का कोई यूज भी नहीं है और ये फालतू में फसलों के बीच में लग जाते हैं इतने इतने, तो हानिकारक है एक तरह से। यह दूसरे पौधों को बढ़ने नहीं देता और इसलिए उसे निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से लिख लो इसको। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो वीड्स होते हैं अनवांटेड प्लांट, वाइल्ड अनवांटेड प्लांट्स। ठीक है, तो ऐसी फसल जहाँ पे बहुत सारे वीड्स हो, इंसेक्ट कीड़े मकोड़े हो, कोई बीमारी लग गई उनमें क्रॉप में, तो इफ वीड्स एंड पेस्ट आर नॉट कंट्रोल्ड एट द अप्रोप्रिएट टाइम देन दे कैन डैमेज द क्रॉप्स सो मच दैट मोस्ट ऑफ द क्रॉप इज लॉस्ट। अगर वीड्स और पेस्ट को हमने कंट्रोल नहीं करा सही समय पर, तो वो फसल को डैमेज कर देंगे, खराब कर देंगे। ठीक है, सो मच दैट मोस्ट ऑफ द क्रॉप इज लॉस्ट, मतलब इतना खराब कर देंगे कि ज्यादातर जो फसल है वो एक तरह से लॉस्ट हो जाएगी, मतलब खराब हो जाएगी फसल। वीड्स आर अनवांटेड प्लांट, यहाँ पे आ भी गया, क्या पता ये पूछ ले क्वेश्चन, तो इसको भी टिक कर लो। वीड क्या होता है, अनवांटेड प्लांट होते हैं जो हमें नहीं चाहिए। हमने तो गेहूं का पौधा लगाया, बीच में पता नहीं क्या क्या लग गए, ठीक है, जंगली पौधे, तो ये जंगली पौधे नहीं चाहिए इन द कल्टिवेटेड। क्या होता है, प्लांट होता है फील्ड। फॉर एग्जाम्पल नाम दे रखे हैं ये वीड के, ये भी पूछ सकते हैं, जैंथियम, और क्या है, ये नाम भी पूछे जा सकते हैं। पोखरी है पौधा, गाजर घास, इसका नाम होता है पार्थेनियम। ठीक है, सिप्रिनस, प्रोटेंडस, ये मोठ होता है, मोठा। तो ये कुछ वीड्स के नाम हैं, ये भी एग्जाम में आ सकते हैं, तो इनको भी थोड़ा दे कम। और फूड, स्पेस एंड लाइट, अब ये जो वीड है ये हमें चाहिए ही नहीं, और ये फूड के लिए compete कर रहे हैं, मतलब न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं सॉइल से, जगह भी घेर रहे हैं, ठीक है, और लाइट भी ले रहे हैं। वीड्स टेक अप न्यूट्रिएंट्स एंड रिड्यूस द ग्रोथ ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। अब जो वीड्स हैं ये जगह जगह जंगली पौधे लगे बीच में, और ये सबके सब न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं नीचे से, तो ये जो हमारी फसल है उसकी तो ग्रोथ को रिड्यूस कर देंगे ना, कम कर देंगे ना उसकी ग्रोथ को। Therefore, therefore, removal of
from cultivated fields during the early stages of crop growth is essential for a good harvest. तो इन वीड्स का रिमूवल होना, इनको निकालना जरूरी है। ठीक है, अर्ली स्टेज पे ही इनको निकालना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये उग जाएंगी हमारे वो क्रॉप, फसल भी उग जाएगी, फिर तो कोई मतलब नहीं है ना। तो पहले ही इनको निकालना पड़ेगा ताकि ये न्यूट्रिएंट्स मतलब ना लें, और उनको जो हमारे जो भी हमारी जो क्रॉप है उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल सके। तो अर्ली स्टेज में इन्हें निकालना पड़ेगा, पोटेंशियल फॉर गुड हार्वेस्ट, ताकि हमारी जो फसल है वो अच्छे से बन जाए, अच्छे से फसल पूरी लग जाए। जनरली इंसेक्ट पेस्ट अटैक द प्लांट्स इन थ्री वेज। जो इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े, जो भी कीड़े होते हैं, ये तीन तरीके से मतलब प्लांट को इफेक्ट करते हैं या उसको अटैक करते हैं प्लांट के ऊपर। कैसे? दे कट द रूट, या तो जड़ को ही खराब कर देंगे। कुछ कीड़े होते हैं जो जड़ में ही लग जाते हैं, पेड़ की जड़ में। अब पेड़ की जड़ में ही कीड़ा लगा हुआ है तो पेड़ ढंग से वो होगा, मतलब जो प्लांट है, जो पौधा है, वो ढंग से बन ही नहीं पाएगा। जड़ के अंदर ही कीड़े लगे हैं तो वहां रूट से ही तो वाटर आता है, रूट से न्यूट्रिएंट्स आते हैं के पास। तो वो ऊपर जान ही नहीं देंगे, वहां पे वो बैठे हुए इंसेक्ट बैठे हुए हैं। तो दे कट द रूट, मतलब वो रूट को एक तरह से खा जाते हैं, काट देते हैं। या फिर स्टेम पे लग जाते हैं। कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो तना होता है ना, तना खाते हैं। कुछ कीड़े होते हैं जो लीफ या होते हैं वहां लग जाते हैं, वो एकदम दे सक। ये पहले तरीके के हो गए। ठीक है, दूसरे कैसे अटैक करते हैं? दे सक द सेल सैप फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट। ये क्या करते हैं? जो भी जूस होगा उसको पूरे को सक कर लेते हैं, उसको चूस लेते हैं। मतलब जो भी न्यूट्रिएंट्स, सारी चीजें होती हैं उनको चूस लेते हैं। अलग अलग पार्ट्स पे लग जाते हैं प्लांट के, कोई स्टेम पे, कभी रूट पे, कभी भी लग जाएंगे और ये सक कर लेंगे। दे बोर इनटू स्टेम एंड फ्रूज। कभी कभी स्टेम के अंदर ही रहने लग जाते हैं, फ्रूट के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो खराब कर देना फसल। तो दे दस अफेक्ट द हेल्थ ऑफ क्रॉप एंड रिड्यूस यील्ड। तो इस तरह से ये जो फसल की जो हेल्थ है उसको affect करते हैं, प्रभावित करते हैं। इस तरह से जो हमारी पैदावार है वो कम हो जाती है, जो फसल की जो पैदावार है कम हो जाती है। तो है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो पेस्ट है वो तीन तरीके से प्लांट को अटैक करता है। ठीक है, रूट को, स्टेम को या लीफ को कट करने